नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके 5वें भाग को समझ रहे हैं। इस भाग में हम जानेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। अकबरनामा और बादशाहनामा का कुछ अंश आज हम पढ़ेंगे और कुछ कल हम पढ़ेंगे। मुग़ल इतिहासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकबरनामा और बादशाहनामा मतलब राजा का इतिहास है। प्रत्येक पांडुलिपियों में जो औसतन 150 पूरे पृष्ठ होते थे या फिर दोहरे पृष्ठ होते थे और इनमें लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि का चित्रण होता था। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुग़ल राजधानी आगरा में हुआ था। वह अरबी, फ़ारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद को जानता था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी और स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानूसी उल्मा के विचारों का विरोध किया। जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि उल्मा ये जो लेखन, चित्रकला इसका विरोध कर रहे थे और इसका उन्होंने स्वतंत्र चिंतन किया और प्रभावशाली ढंग से दरबार में इसका विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। क्योंकि अकबर भी उसके विचारों को मानता था। अकबर भी वैसे ही विचारों से सहमत था जैसा कि अबुल फजल जिन विचारों से सहमत था। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। इसीलिए उसने उसे यह पुस्तक लिखने का आदेश दिया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़ियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप में व्यक्त भी किया। मतलब जितनी भी बातें थीं दरबार की अकबर के शासनकाल से जुड़ी हुई, वो जनता के सामने, वो लोगों के सामने इस पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट की। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। मतलब 13 वर्षों में यह पुस्तक बनकर तैयार हुई और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। मतलब पहले लिख लिया, उसके बाद पढ़ा, फिर अगर उन्हें लगा कि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसे काट के जो सुधरा हुआ रूप है वह लिख लिया। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न साक्ष्यों पर आधारित है। तो इस प्रकार जो है इसके जो वास्तविक विवरण, शासकीय दस्तावेजों और जानकार व्यक्तियों जो थे उनके जो मौखिक प्रमाण थे उसके आधार पर यह साक्ष्य आधारित है। इस पुस्तक में वर्णित बातें। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम 2 इतिहास हैं जो कि अकबर का इतिहास है और तीसरी जिल्द का नाम है आइन-ए-अकबरी। ठीक है, अकबरनामा जो है उसी का एक भाग है आइन-ए-अकबरी। तो पहले 2 भागों में इतिहास लिखा गया है, अकबर का इतिहास है ना। अभी बताएंगे क्या लिखा है वह। और तीसरी जिल्द कहलाती है आइन-ए-अकबरी। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय काल चक्र तक, मतलब अकबर के 30 वर्ष तक के काल का मानव जाति का इतिहास है। ठीक है, पहली जिल्द में आदम से लेकर जो प्रारंभिक मानव है उससे लेकर अकबर के जीवन तक की जो है घटना
खगोलीय घटना के बारे में लिखा गया है, उसके 30 वर्षों तक की। दूसरे जिल्द जो है वो अकबर के 46वें वर्ष के तक के जो शासन है, जो कि 1601 में ख़त्म हुआ, वहाँ तक का वर्णन है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के एक सह अपराधी थे बीर सिंह बुंदेला, उसके द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। आदेश किसने दिया? राजकुमार सलीम ने आदेश दिया। तो फिर अबुल फजल की हत्या कर दी गई। अबुल फजल की हत्या किसने की? बीर सिंह बुंदेला ने, राजकुमार सलीम के आदेश से। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ। तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल के संपूर्ण विवरण को इसमें प्रस्तुत किया गया। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की विभिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार इसमें यह बताया गया है कि अकबर के शासनकाल में किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था थी। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और क्योंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, इसलिए इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। मतलब अगर हम उसे पढ़ें तो हमें लगता था कि हम कोई कविता बोल रहे हैं। तो भाषा ऐसी थी जिसमें लय और कथन शैली बहुत प्रभावशाली थी। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। तो इस प्रकार बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है, आज पढ़ाई गई जो पाठ का जो अंश है, इसमें से 7 आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं। पढ़ाई गए लिखा है बच्चों, पढ़ाए गए लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो आज पढ़ाए गए पाठ में से 7 अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं और अगले भाग में यह विस्तृत प्रश्न आता है। तो इसलिए अगले भाग इसमें जब प्रश्न दिया जाएगा तो यह भाग भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।